हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि प्राचीन भारत के जो इतिहास का प्रश्न था उसका सिलसिला अभी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब जो है मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके प्रश्न को करेंगे। अब धीरे धीरे हम जो है लूसेंट को उठाएंगे। ठीक है बाबू, ये तो हम कंप्लीट कर लेंगे जब हिस्ट्री, तो उसके बाद हम लूसेंट की जो हिस्ट्री है उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम उठाएंगे। ऑब्जेक्टिव का एक बुक आता है ना लूसेंट का, उसको हम लोग इसके बाद कंप्लीट करेंगे। ठीक है बाबू, आज फिलहाल हम जो है गुलाम वंश को देखेंगे। गुलाम और में जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनके कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है बाबू, इनके कालक्रम के अनुसार जो है हमको व्यवस्थित करना है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, और क्या है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण, सीरी फोर्ड का निर्माण, और क्या है सुल्तानगढ़ी का निर्माण। तो सबसे पहले जो है हमारा कुतुब उल इलाम मस्जिद का निर्माण हुआ था। मतलब पहला ये हुआ था, फिर जो है 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण हुआ था, फिर किसका हुआ था, सिरी फोर्ड का निर्माण हुआ था। ठीक है, सिरी फोर्ड का निर्माण हुआ था। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, सिरी फोर्ड का निर्माण नहीं हुआ था, मिस्टेक हो गया। उसके बाद जो है हमारा सुल्तानगढ़ी का हुआ था। किसका हुआ था, सुल्तानगढ़ी का निर्माण हुआ था। फिर जो है हमारा सिरी फोर्ड का, मतलब दो दो एक दो एक चार तीन, 2 1 4 3 जो है ये हमारा हो जाएगा 2 1 4 3। ठीक, 2 1 4 3, ये रहा हमारा ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा हमारा। इसमें ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या, कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ था, कब कब किस सन में। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया था। 2.5 दिन का जो झोपड़ा था उसका निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवाया था, 1194 ईस्वी में। और किसके कहने पर या किसके आदेश पर करवाया था, तो मोहम्मद गौरी के आदेश पर करवाया था। ठीक है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो 1194 ईस्वी में, और जो है ये जो है कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो 1193 ईस्वी में करवाया गया था। ठीक है, श्री फोर्ट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी वर्ष 1303 में जो है दिल्ली में करवाया था। श्री फोर्ट का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वर्ष 1303 में जो है कहां पर करवाया था, दिल्ली में करवाया था या दिल्ली में करवाया था। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किस चीज का निर्माण करवाया था, श्री फोर्ट का। श्री फोर्ट का निर्माण किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने श्री फोर्ट का निर्माण करवाया था। कब करवाया था, वर्ष 1303 में। वर्ष 1303 में करवाया था। कहां पर, दिल्ली में। पूछा जा सकता है श्री फोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में बाबू। कहां पे है, श्री फोर्ट दिल्ली में। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने कब करवाया था, 1231 ईस्वी में दिल्ली में करवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण जो है किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। और कब करवाया था, तो जो है 1231 ईस्वी में कहां पर करवाया था, दिल्ली में करवाया था। किस चीज का निर्माण, सुल्तानगढ़ी का निर्माण 1231 ईस्वी में दिल्ली में इल्तुतमिश ने करवाया था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने 1231 में दिल्ली में करवाया था। ठीक है बाबू, आगे प्रश्न है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। इसमें से ऐसा कौन है जो लौह एवं रक्त की नीति पर विश्वास करता था। ऐबक था, बलबन था, रजिया सुल्तान थी, कि इल्तुतमिश था। भाई बताओ इसका आंसर आप लोग। निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। ऐसा कौन था जो रक्त और लौह की नीति में विश्वास करता था। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लौह एवं रक्त की नीति में विश्वास जो है वो बलबन करता था। कौन करता था, बलबन करता था। ठीक है भाई, वॉइस तो प्रॉपर क्लियर है ना। थोड़ा सा जुकाम हुआ है भाई, तो मैनेज करना। आवाज थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी बीमार टाइप से, कि हाँ बीमार है, तो भाई थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस चीज को। रक्त एवं लौह की नीति का विश्वास, रक्त एवं लौह की नीति जो है उसमें कौन विश्वास करता था, तो बलबन करता था। ठीक है भाई, चलिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकना भाई। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन ने अपने को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित
अफरासियाब वंशज तथा शासन को ईरानी आदर्श के रूप में व्यवस्थित किया। अफरासियाब वंशज तथा और क्या किया था, शासन को ईरानी जो आदर्श था उसमें जो है व्यवस्थित किया था। ठीक है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित दल चालीसा का दमन किया। पूछा जा सकता है दल चालीसा का दमन किसने किया था, तो जो है बलबन ने किया था। और ये दल चालीसा किसके द्वारा गठित किया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है दल चालीसा का गठन हुआ था, जिसका दमन किसने किया था, बलबन ने किया था। किसने किया था, बलबन ने किया था। इसने ईरानी त्योहार नौरोज प्रथा आरंभ की। पूछा जा सकता है किसने जो है नौरोज प्रथा आरंभ की थी, तो बलबन ने की थी। किसने की थी, बलबन ने की थी। किस त्योहार की स्थापना की थी या फिर किस चीज का प्रारंभ किया था, तो नौरोज प्रथा का। और क्या किया था इसने, दल चालीसा का क्या कर दिया था, दमन कर दिया था या उसका अस्तित्व मिटा दिया था। और ये दल चालीसा किसने गठित किया था, तो इल्तुतमिश ने गठित किया था। ठीक है। ये लौ एवं रक्त की नीति अपनाने वाला सुल्तान था कौन, बलबन। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कथन एवं कारक से प्रश्न। कथन एवं कारक से जो है प्रश्न है तीसरा वाला हमारा। ठीक है। नीचे दिए गए कथन में एक कथन अभिकथन ए तथा दूसरे का कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। ठीक है बाबू। इसमें हमारा पहला क्या है, कथन हमारा पहला क्या है, बलबन तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। बलबन क्या था, तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। कारण इसका क्या दिया गया हो, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। ये इसका कारण है। तो इसमें क्या हो सकता है सही, क्या नहीं हो सकता है, ये आप लोग बताइए। फिर तो मैं तो बता ही रहा हूं, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। बलबन तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। ठीक। कारण उसका क्या है, उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए। ये जो है हमारा क्या है, उसका कारण है। इसमें कोड क्या क्या दिए हुए हैं, एक मिनट, डी तक ओपन हो जाए भाई। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। बी ऑप्शन क्या है हमारा, आर ए और ए दोनों सही है परंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है बलबन जो है तुर्क ए चहलगानी का सदस्य तो था, लेकिन ये जो है अपनी योग्यता के कारण महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त किया था। ठीक है। लेकिन ये तुर्क इसका जो है सदस्य था। ठीक है। ये इसकी व्याख्या मतलब नहीं करता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका व्याख्यान। तुर्क ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य के सुदृढ़ करने के लिए किया था। बलबन तुर्क ए चहलगानी का सदस्य था। आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद के काल में बलबन अपनी योग्यता के कारण सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने तुर्क ए चहलगानी का दमन कर दिया या उसे समाप्त कर दिया। ठीक है। दमन कर उसे समाप्त कर दिया। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। देखो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया हुआ है आप लोगों का कि कैसे उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तुर्क ए चहलगानी क्या है, तुर्क ए चहलगानी की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश ने की थी। क्यों की थी, अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए या फिर अपने साम्राज्य का भरपूर विस्तार करने के लिए किया था। ठीक है। तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की थी। बलबन तुर्क ए चहलगानी का सदस्य तो था, आगे चलकर इसने क्या किया, आगे चलकर नसरुद्दीन महमूद के काल में बलबन जो है अपनी योग्यता के कारण जो है सुल्तान का खास आदमी बन गया। जब बलबन सुल्तान बना तो उसने क्या किया, तुर्क ए चहलगानी का दमन कर उसे क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इस प्रकार जो है कथन और कारण दोनों तो सही है, लेकिन जो है वह जो है व्याख्या नहीं करता है। आज जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है बाबू। चलिए अब देखते हैं खिलजी वंश। क्या, खिलजी वंश। खिलजी वंश में हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए। किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए, नसरुद्दीन मोहम्मद, बलबन
अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? किसके शासनकाल में बड़ी संख्या में भारत में मंगोल बस गए? तो हमारा इसमें जो है ऑप्शन डी हो जाएगा सही। एक सेकंड, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन सदन में बड़ी संख्या में भारत में क्या आए थे? मंगोल आकर बस गए थे। ठीक है बाबू, एक मिनट रुकना। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। 1192 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, परंतु जलालुद्दीन द्वारा अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई दिल्ली सल्तनत की सेना ने उन्हें परास्त किया। बहुत से मंगोल अधिकारी कैद कर लिए गए। संधि के पश्चात कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया। परिणामतः उलगू के नेतृत्व में 4000 मंगोल भारत में बसे, जो कि नवीन मुसलमान कहलाए। ठीक है बाबू, चलिए आगे दिखलाता हूँ इसको, फिर से मैं बताता हूँ। 1192 ईस्वी में हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में लगभग 1.5 लाख मंगोल जो थे, उसने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1192 ईस्वी में। किसके पौत्र के नेतृत्व में? हलाकू के पौत्र के नेतृत्व में, ठीक है, किया था। अलाउद्दीन किया, परंतु क्या हुआ? जलालुद्दीन द्वारा जो है अलाउद्दीन के नेतृत्व में, जलालुद्दीन जो था उसने जो है अलाउद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी उसके द्वारा जो है इसको परास्त कर दिया। किसको? अब्दुल्ला के नेतृत्व में जो 1.5 लाख मंगोल आए थे उनको जो है परास्त कर दिया। तो क्या हुआ? बहुत से जितने अधिकारी थे, ये मंगोल अधिकारी जो थे, इनके जो अधिकारी थे, बहुत से मंगोल अधिकारियों को क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया। और संधि के पश्चात जो है कुछ मंगोलों ने भारत में बसने का निर्णय लिया, और इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम में उगलू के नेतृत्व में जो है 4000 मंगोल जो है भारत में बस गए हैं, और वही क्या कहलाए? नवीन मुसलमान कहलाए। अब चलिए हम देख लेते, तुगलक वंश आ गया, मतलब एक ही प्रश्न आया था खिलजी वंश से और तुगलक वंश से जो है अब प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में जो है किस चीज का निर्माण हुआ था? सॉरी, अनुवाद हुआ था राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ। किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर। किसके शासनकाल में हुआ था? तो आप लोग बताइए। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, अकबर, जहांगीर। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो है क्या हुआ था? राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या हम थोड़ी सी देख लेते हैं। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के काल में गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में संगीत की पुस्तक राग दर्पण का फारसी में अनुवाद हुआ, जो कि भारतीय संगीत का पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। क्या हुआ? सर्वप्रथम जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था? गुजरात के सूबेदार के संरक्षण में, जो गुजरात का सूबेदार था उसी के संरक्षण में क्या हुआ? जो हमारी संगीत की पुस्तक थी राग दर्पण, उसका क्या किया गया? फारसी में अनुवाद हुआ, जो कि भारतीय संगीत में जो है पहला ज्ञात फारसी ग्रंथ है। यही जो है पहला जो है ज्ञात फारसी ग्रंथ है। राग दर्पण का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया? तर्जुमा ए मान कुतूहल। तर्जुमा ए मान कुतूहल व रिसाला ए राग दर्पण है, जिसे फकीरुल्लाह ने किया था। फकीरुल्लाह ने क्या किया था? इसका जो है अनुवाद किया था। ठीक है, किसने किया था? फकीरुल्लाह ने। राग दर्पण का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है? तुर्जनामा ए मान कुतूहल व रिसाल ए राग दर्पण है। ठीक है, जिसका जो है फकीरुल्लाह ने जो है किया था फारसी में अनुवाद। ठीक है बाबू, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या है भाई? ये तो ऑप्शन दिख गया, आंसर आप लोग को यहीं भी दिख गया भाई।
निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया? रजिया सुल्तान, नसीरुद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, और क्या है, बहलोल लोदी। भोल तो लोदी लिख दिया हुआ है इसमें, ठीक है, बहलोल लोदी है। ये स्पेलिंग देखो इसमें एरर है, ठीक है भाई। क्या है 6वां प्रश्न हमारा, क्या है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने जो है अमानवीय दंड जो था उसको देना बंद कर दिया? रजिया सुल्तान ने, कि नसीरुद्दीन महमूद शाह ने, और जो है फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर बहलोल लोदी ने? तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें सी सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में जो है अब मानवीय दंड को देना बंद कर दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक जी ने, ठीक है, तुगलक जी ने। भाई क्या ही इज्जत दे रहा हूं मैं इनको, जो साले हैं हमारे देश में आए थे लूट खसोट करने के लिए। गलत बात है, इतनी इज्जत नहीं देनी चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। भाई देखो, मैं तो सीधा कहता हूँ भाई, जितने आक्रमणकारी आए थे कोई भी अच्छा नहीं था। मतलब कोई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये दूध का धुला हुआ था, ठीक है। बाहर के तो भाई बाहर ही होते हैं, और भारत के तो भाई भारतीय ही होते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ये अच्छा था, इसमें लिखा हुआ है भाई, तो हम सब जान रहे हैं कि हमें तथ्यों पर भरोसा है, तो हम तथ्य को जो है इसलिए करते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल माना जाता है। उसने कई मानवतावादी कदम उठाए। उसने चोरी आदि के संदर्भ में हाथ पैर नाक काट लेने संबंधी अमानवीय दंड बंद करा दिए। बर्नी के अनुसार फिरोज ने सियासत मृत्यु दंड पर निषेध कर दिया, जो उसके शासन में स्थिरता लाने का जो है सबसे बड़ा कारण था। भाई देखो, मतलब इसने अच्छा काम किया था, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि विदेशी विदेशी ही थे भाई, ठीक है। इसने अच्छे अच्छे काम किए हैं, काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप लोगों को जो है इसमें दिख जाएगा क्या क्या किया हुआ। देखो, इसने मानवतावादी कदम उठाए थे, और जो है इसको क्या कहा जाता है, शासनकाल को क्या कहा जाता है, ग्रामीण समृद्धि एवं खुशहाली का काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को, ठीक है। उसने जो है मानवतावादी जो चोरी में जो ना हाथ पैर ये सब काटने वाले संबंधी अमानवीय दंड थे, इनको बंद कर दिया। और जो है फिरोज शाह ने सियासत यानी कि मृत्यु दंड पर जो है निषेध कर दिया, एवं उसे जो इसमें जो है शासन में जो स्थिरता आई वो इसी कारण से आई, ठीक है। उसने घोषणा की कि बिना उचित कारण के किसी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा, किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। देखो भाई, बिना किसी उचित कारण के किसी भी मुसलमान का रक्त नहीं बहाया जाएगा। फिरोज के अनुसार राज्य का काम केवल दंड देना एवं कर वसूलना ही नहीं, बल्कि एक कल्याणकारी संस्था है। भाई देख लो, मैंने कहा था ना, विदेशी साले विदेशी ही थे। इसमें सिर्फ मुसलमानों का इसने जिक्र किया, मतलब इसने सिर्फ मुसलमानों को कहा। क्या हिंदू नहीं थे? क्या सिख नहीं थे? क्या ईसाई नहीं थे? ठीक है, थे तो सारी, मतलब सारी कम्युनिटी के लोग थे ना वहां पर। लेकिन इसने सिर्फ किसके लिए कहा कि मुसलमानों का रक्त नहीं बहाया जाए। फिरोज के अनुसार जो है राज्य का काम जो है केवल दंड एवं कर वसूल नहीं है, बल्कि क्या है, कल्याणकारी संस्था है। सैयद एवं लोधी वंश, ठीक है, सैयद एवं लोधी वंश, ठीक है। इससे जो है प्रश्न आए हुए और ठीक ठाक, सैयद एवं लोधी वंश से। सैयद एवं लोधी वंश के बाद जो है आज यहीं पर जो है समाप्त कर दिया जाए। सैयद एवं लोधी वंश से जो है 2 ही प्रश्न आए हुए। फिर जो है दिल्ली सल्तनत के आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति है, उसको जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है यहीं पर समाप्त किया जाएगा, ठीक है बाबू। इसको खत्म करने के बाद, निम्नांकित शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी था, मुबारक शाह खिलजी था, या बहलोल लोदी था? लोदी था, ठीक है। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, सिकंदर लोदी था, मुबारक शाह खिलजी था, या बहलोल लोदी था? तो इसमें जो है हमारा सिकंदर लोदी, ये जो है हमारा सही हो जाएगा, सिकंदर लोदी था। निम्नांकित शासकों में से आगरा को जिसने राजधानी बनाया था वह कौन था? सिकंदर लोदी था, ठीक है बाबू। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी व्याख्या। लोधी वंश का शासक सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक ये था, शासक था। कौन था? सिकंदर लोधी। इसने आगरा शहर को बसाया था।
पूछा जा सकता है आगरा शहर को किसने बताया था, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। किसने बसाया था, तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। किस वंश का था, लोधी वंश का। 1526 में सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। पूछा जा सकता है सिकंदर लोधी ने अपनी राजधानी आगरा को किस सन में बनाया, तो 1506 ईस्वी में जो है इसने जो है आगरा को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया, 1506 ईस्वी में। नाप के लिए जो है पैमाना इसने तैयार किया था। गजे सिकंदरी का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ, जिसकी लंबाई 30 इंच थी। प्रश्न यहाँ से नहीं पूछेगा भाई कि नाप के लिए पैमाना जो गज ए सिकंदरी जो है वह कब किसने शुरू किया था। पूछा ये जाएगा कि उसकी लंबाई कितनी थी, तो गज ए सिकंदरी की लंबाई थी 30 इंच। कितनी थी, 30 इंच थी। ठीक है। सिकंदर लोधी के आदेश पर एक आयुर्वेद के ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी नाम से अनुवादित किया गया। ये आयुर्वेद का जो ग्रंथ था उसको जो है इसने किस नाम से करवाया, फरहंगे सिकंदरी नामक जो है नाम से इसका अनुवाद करवाया था। किसको, आयुर्वेद ग्रंथ को। किसने करवाया था, सिकंदर लोधी ने करवाया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। अलाउद्दीन खिलजी, बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी। ठीक है, ऐसा कौन था जो है युद्ध लड़ते हुए ही मारा गया, तो इब्राहिम लोधी था। कौन था, इब्राहिम लोधी था जो युद्ध लड़ते समय जो है मारा गया था। ठीक है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। आज मेरी आवाज जो बड़ी सरल एवं मधुर होगी भाई। अप्रैल 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी एवं बाबर के बीच युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में पूछा जा सकता है पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, इब्राहिम लोधी और किसके बीच, बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोधी की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। इस प्रकार युद्ध में मृत्यु प्राप्त करने वाला यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ये चीज मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताई है कि सिकंदर लोधी ने ही जो किया था, क्या किया था, 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी था। ठीक है, तो भाई आज की क्लास यहीं पर आप लोगों की समाप्त की जाएगी। कल से जो है दिल्ली सल्तनत काल के आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति जो है यहाँ से आप लोगों को कल करवाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और आप लोग भाई रेडी रहना एकदम, मतलब भाई क्लास मैंने कहा था रेगुलर चलेंगे, रेगुलर चलेंगे। कल बंद इसलिए हुआ, थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन क्लास आप लोग की रेगुलर चलते रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।